एक फेमस कहावत है, किसी बैगर के आईज के जो एक्सप्रेशन है ना, भिखारी के आंखों के एक्सप्रेशन वो ज्यादा पावरफुल है किसी दूसरे इंडिविजुअल के पूरी बॉडी के जेस्चर से। मतलब एक तरफ कोई दूसरा इंडिविजुअल अपनी पूरी बॉडी के जेस्चर्स का इस्तेमाल करके कन्विंस करवाने की कोशिश करता है, नहीं कन्विंस करवा पाएगा। बट बैगर की जो आईज है ना, वो इतनी पावरफुल होती हैं, वो दूसरे को मजबूर कर देती हैं हाथ रखने के लिए जेब पर और कुछ हेल्प करने के लिए, पैसा देने के लिए। ये कहावत सुन के ना आपके मन में जाहिर तौर पे दो तरह के एक्सप्रेशंस आए होंगे। पहली चीज, या तो आप उन लोगों में शामिल हो जो बिल्कुल भीख नहीं देते हैं और उनको लगता है कि भीख देना मतलब बैगिंग को प्रमोट करना। अगर आप एक को भीख दोगे इसका मतलब आप प्रमोट कर रहे हो, वो काम करेगा ही नहीं, वो फिर से बैगिंग करेगा। अगर सभी लोग भीख देना बंद कर दें तो बैगर्स अपने आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी तरफ एक ये भी सोच है जो बैगर्स के साथ में सिंपैथी रखती है कि बैगर्स मतलब कोई भी जानबूझ के बैगिंग नहीं करता, वो सिचुएशन से मजबूर हो जाता है। देखो सही बताऊं तो आंसर ना कहीं बीच में है। सारे बैगर्स एक जैसे नहीं होते। कोई भी बैगर ना 4 रीजंस की वजह से बैगर बनता है। सबसे पहला तो यही है कि उसका काम करने का मन ही नहीं है। मतलब उसको लगता है कि यार बैगिंग करके अच्छा खासा काम चल रहा है। आपने भी खबरें ऐसी सुनी होंगी कि बैगर्स के 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उनका घर है और अच्छा खासा वो पैसा कमा लेते हैं, 40-50 हजार 30 हजार सिचुएशन के हिसाब से बैगिंग करके। तो एक तो ये कैटेगरी है बैगर्स की। दूसरी कैटेगरी देखो ये है डिसेबल या फिर ट्रांसजेंडर। इनको कहीं और काम मिलता ही नहीं है। ट्रांसजेंडर्स को अगर बोलें कि भाई तुम बैगिंग क्यों करते हो, तो इनका कहना है कि हमें कोई काम पे रखता ही नहीं है, हमारी मजबूरी है कि हम ट्रैफिक लाइट पे बैगिंग करते हैं पेट भरने के लिए, क्योंकि हमें कोई काम नहीं देता है। और जो कि देखो कुछ हद तक तो सही है। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि बहुत जोर लगाएं तो शायद उनको काम मिल भी जाए, लेकिन कुछ हद तक उनकी बात सच है। स्टिग्मा अटैच है ट्रांसजेंडर्स के साथ में, तो उनको काम आसानी से नहीं मिलता है। और बात करें डिसेबल्ड की, वो भी ये कहते हैं कि इस संसार में और खास करके इंडिया में डिसेबल होना, इसका मतलब शुरुआत से ही आपके ऊपर टैग लग जाता है कि अरे ये तो परफेक्ट पर्सन नहीं है, ये तो मतलब कमी है, इससे काम नहीं होगा। बचपन से ही हमारे साथ ये सोच अटैच हो जाती है और वो आगे जाते जाते इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाती है सोसाइटी में कि हमें कोई काम नहीं देकर राजी। थोड़ी बहुत अवेयरनेस आने लगी है, लेकिन इनका भी कहना है कि हमें काम आसानी से नहीं मिलता है, हमें मजबूरी में बैगिंग करनी पड़ती है। अब फिर तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है बहुत ज्यादा गरीब हैं, बहुत ही ज्यादा। मतलब जैसे 6 सदस्यों की फैमिली है, 6 में से एक कमाने वाला है और जो कमाने वाला है वो उतना नहीं कमाता कि 6 लोगों का पेट भर सके। तो इन 6 सदस्यों के परिवार में 1-2 लोग हैं वो फिर क्या करते हैं, वो बैगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी और परिवार का पालन पोषण होगा। कुछ बैगर्स ऐसे भी होते हैं जो पार्ट टाइम बैगिंग करते हैं। सुबह काम किया, शाम को कोई काम नहीं मिला तो फिर बैगिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर चौथी कैटेगरी देखो उन बच्चों की हैं जिनको माफिया कंट्रोल करता है। मतलब हमारे देश में हर साल 40,000 जो बच्चे हैं ना वो गुम हो जाते हैं। 40,000 बच्चे, जिसमें से 10,000 तो कभी मिलते ही नहीं। फाइनली कहां जाते हैं वो बच्चे? बहुत सारे बच्चे तो देखो बैगिंग माफिया जो है उन्हें कंट्रोल करना लगता है। और आपको ना एक चीज जान के हैरानी होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है, जो बैगिंग माफिया है ना जानबूझ के कई बच्चों को डिसेबल कर देता है, मतलब विकलांग कर देता है ताकि उनको ज्यादा भीख मिल सके। ये भी चलता है। तो ये चौथी कैटेगरी है माफिया वाली। अब देखो हो क्या रहा है, हमारे देश में ना बैगिंग की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। मतलब 2011 के सेंसस के हिसाब से देश में 4,13,000 बैगर्स थे। 2011 का सेंसस आए तो अब कितने 12-13 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो बैगर्स की संख्या अब 10 लाख से भी ज्यादा है या फिर उससे भी ज्यादा है। अब बैगिंग को रोकने के लिए ना सरकार कई बार अजीबोगरीब चीजें करती है।
जैसे देखो, पहले तो एक 1959 का एक्ट हुआ करता था जिसमें बैगिंग करना एक क्रिमिनल ऑफेंस था, जिसमें 3 से 10 सालों के बीच में सजा हो सकती थी। लेकिन 1959 के इस एक्ट से बैगिंग कभी नहीं रुकी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया। पहले हाई कोर्ट ने किया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया कि हाँ, बैगिंग करना एक क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है कि सरकार उन लोगों को खाना नहीं दे सकी, सरकार उन लोगों को एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकी, ऊपर से मजबूरी में वो बैगिंग कर रहा है, तो ये अपराध तो नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे G20 का समिट था, G20 के समिट से पहले अब बाइडन वगैरह ये सारे लोग आने थे, सरकार को लगा यार हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो ये लुटियन दिल्ली का आसपास का इलाका जो था ना, प्रगति मैदान, जहां पे G20 का समिट होना था, सबको हटा दिया, सारे बैगर्स को। अब बैगर्स भी वहां पे रखे क्या करते जब आम आदमी वहां पे नहीं जा सकता था, लेकिन सरकार ने हटा दिया। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, कोई बड़ा डिग्निटरी आता है दूसरे देश से, तो सरकार बैगर्स को वहां से हटा देती है, रास्ते में बैगर्स नहीं दिखने चाहिए। ऐसा ही चीज हुई जब ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप हैदराबाद आई थी, तो हैदराबाद की पुलिस ने ना हैदराबाद सिटी से 6500 बैगर्स हटा दिए, कईयों को जेल में डाल दिया, कईयों को बैगर होम में डाल दिया, लेकिन सब हटा दिए, दिखने नहीं चाहिए। लेकिन क्या ये एक समस्या का समाधान है? बिल्कुल भी नहीं है, आपको भी पता है, वो अगले दिन फिर से वापस वहीं आ जाएंगे। देखो, बैगिंग की जो समस्या है ना, मल्टी डायमेंशनल हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया, ये 4 कैटेगरी के बैगर्स होते हैं। अदरवाइज देखो, पहले ना मनुस्मृति में या फिर अर्थशास्त्र में भी जो लोग अपना पालन पोषण खुद नहीं कर सकते, राजा को बोला गया है कि आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी वेलफेयर का ध्यान रखिए। जैसे अलग अलग धर्मों में, जैनिज्म में देखो, जैसे जो मोंक्स होते हैं वो जब ब्रह्मचर्य अपना लेते हैं तो फिर लोगों पर डिपेंड करते हैं, अपने पालन पोषण के लिए भिक्षा लेते हैं। लेकिन ना, ये एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है। पहले ऐसा चला करता था, बहुत साधु संत जो थे वो ब्रह्मचर्य अपनाने के बाद या फिर अपना रेगुलर जीवन त्यागने के बाद, संन्यास लेने के बाद फिर घर घर जाते हैं, भिक्षा लेते हैं, अपना काम चलाते हैं। बट वो स्पिरिचुअल डायमेंशन थी। आज के समय में ना ये डायमेंशन तो बहुत कम हो गई है, स्पिरिचुअल वाली। आज के समय में बैगिंग एक सोशल इशू बन गया है और सरकार को ना इसे इसी हिसाब से हैंडल करना चाहिए। अब जब इतनी कैटेगरीज हैं बैगर्स की, कैसे पता लगेगा? मतलब जाहिर तौर पे आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि बाद में पता लगता है कि जिसकी मदद की उसने धोखा दिया। बहुत बार ऐसा होता है। जैसे एक बार कोई मुझे मिला, क्या मेरी ट्रेन छूट गई है, आप 100 रुपये दे दीजिए प्लीज़, मतलब मेरी मम्मी मेरे साथ में है, मैं काम कर दूंगा चाहे ढाबे में, ऐसा करके उसने मुझे बोला। और मुझे सच में लग गया कि हाँ यार, नया नया मैं दिल्ली में आया था, मुझे लगा सच्ची में बेचारे के साथ दिक्कत हो गई, तो मैंने पैसे दे दिए। बाद में 3 दिन बाद आया, वो वहीं पे था एग्जैक्टली, और यही काम कर रहा था। ऐसे तो विश्वास नहीं होता। एक स्टोरी है, मैंने पहले आपको बताई थी, बाबा भारती वाली। अगर ना आप किसी के विश्वास का गलत फायदा उठाते हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, जरूरतमंदों को जब वास्तव में मदद होगी ना, वो पर्सन मदद नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा धोखा आप समाज को दे रहे हो जब आप किसी व्यक्ति को झूठ बोल के उससे मदद ले रहे हो। अगर वास्तव में किसी जरूरतमंद की कभी मदद होगी ना, तो उस समय वो व्यक्ति मदद नहीं करेगा। वैसा ही होता है जब बैगर्स जब हमसे कुछ मांगते हैं ना। पहली तो बात इतने बड़े स्केल पे होने लगा है कि जहां पे भी जाओ आपको बैगर्स मिलेंगे ही। किसी भी चाय की दुकान पे आप चले जाओ, राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, वहां पे आपको बैगर्स मिलेंगे। तो आप देखो, हमेशा तो पैसे नहीं दे सकते जाहिर तौर पे, मतलब सुबह शाम 2 बार आप चाय पीते हो, डेली पीते हो, हर बार तो आप पैसा नहीं दे सकते हो। और हमेशा आप डायलेमा में रहते हो कि दूं या ना दूं। क्या वास्तव में ये माफिया वाले लोग तो नहीं है जो बच्चों को भेज रहे हैं, या फिर ये सच में इनको जरूरत है? हमेशा आपके मन में ये दुविधा चलती रहती होगी, मेरे मन में भी चलती है, आपके मन में भी चलती होगी कि मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सबसे पहले ना सिंडिकेट्स की पहचान करनी चाहिए। जो सिंडिकेट चला रहे हैं बैगिंग का, इन पे तो सख्त की सख्त कार्रवाई हो, ताकि बच्चे चोरी ना हो। और इस प्रकार से बच्चों का इस्तेमाल करके, उनको विकलांग करके उनसे भीख मंगवाने का जो काम करते हैं, उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। मतलब सच में बच्चों को विकलांग करना, ताकि उनसे भीख ज़्यादा से ज़्यादा मंगवाई जा सके।
दूसरा, फिर डिसेबल और ट्रांसजेंडर्स के लिए सरकार को व्यवस्था ठीक करनी होगी। ट्रांसजेंडर के लिए कानून आया है, डिसेबल्स के लिए भी आया है, लेकिन अभी उतनी इनकी सिचुएशन ठीक नहीं हुई है। हर ट्रैफिक लाइट पे आपको ट्रांसजेंडर्स मिल जाएंगे, हर ट्रैफिक लाइट पे, जो जाहिर तौर पे भारत के लिए एक गलत इमेज प्रेजेंट करते हैं जो भी बाहर से आता है कि यार इतना ज़्यादा मतलब इंडिया में गरीबी है, बैगिंग है। और बहुत बार तो ट्रांसजेंडर्स ऐसे होते हैं कि आप उनको नहीं दोगे तो वो बद्दुआएं भी देते हैं, जो कि काइंड ऑफ एक ब्लैकमेलिंग है। फिर ये कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी है सब कुछ सही है, काम नहीं करना चाहते। करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास में ना, पहले वहाँ पे एक मेरी लाइब्रेरी थी। सुबह सुबह पूरा परिवार द्वारका से आता मेट्रो लेके, और ना करोल बाग के आसपास ना होटल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, फॉरनर हैं, फॉरनर से भीख मिल जाती है। एक तो उन्होंने गरीबी देखी नहीं होती इतनी ज़्यादा, दूसरा उनके लिए वैल्यू कम है, मतलब वो $1 देंगे, उनके लिए $1 की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे 80 रुपये की वैल्यू ज़्यादा है। तो इस वजह से होटल वाले एरिया में पूरा परिवार 10-12 महिलाओं का आता मेट्रो लेके, सुबह आता, पूरा दिन भीख मांगता और शाम को मेट्रो से ही वापस लौट जाता। उनके लिए ये एक व्यापार बन गया है, उनको ये आसान लगता है बैगिंग करना, जबकि सारी महिलाएं ठीक ठाक कंडीशन में वो काम भी कर सकती हैं। तो ऐसे लोगों को भीख देना तो मतलब काइंड ऑफ आप प्रमोट कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। फिर तो आप एक को दोगे, बाकी को भी मोटिवेशन मिलता है कि यार ये काम तो सही है, काम नहीं करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में कैटेगरी है जो मजबूरी से करते हैं, गरीबी इतनी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उनके लिए तो सरकार को देखो कुछ रिहैबिलिटेशन वाले प्रोग्राम चलाने चाहिए। कई राज्यों की सरकारों ने चलाए भी हैं, जैसे राजस्थान ने। इनको स्किल्स देके इनको रिहैबिलिटेट किया जाए ताकि इनकी अच्छी जॉब लग सके और ये इनफ कमा सकें। तो जितनी भी कैटेगरीज हमने डिस्कस की ना, 4 तरह के बैगर्स होते हैं, हर कैटेगरी के लिए सरकार को अलग टाइप की पॉलिसीज चलानी चाहिए ताकि इस बैगिंग की समस्या को कंट्रोल किया जा सके। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी भी केस स्टडी है, मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ना वैसे वाला भी है, मतलब डेली हम देखते हैं तो इमोशंस वाला भी है। तो ना कई बार तो ऐसा मुझे केस स्टडी में पता लगा, जब आप ट्रैफिक लाइट पे किसी महिला को देखते हो ना बच्चा लिए, कोई ज़रूरी नहीं वो उसी महिला का बच्चा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो रेंट पे लाया गया है ताकि महिला को ज़्यादा भीख मिल सके। ऐसे भी केसेस होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा हमेशा सोता मिलता है, जानबूझ के उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ दी जाती है कि वो सो जाए, बस तंग ना करे, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बोलेगा तो डिस्टर्बेंस होगी भीख मांगने में। ऐसी भी केस स्टडीज हैं। लेकिन देखो, सच में ऐसे भी लोग हैं जिनको वास्तव में जरूरत होती है और वो मजबूरी में अपनी डिग्निटी को इग्नोर करके मजबूरी में भीख मांगते हैं। तो हर टाइप के केस हैं। तो आज जो हमने डिस्कशन की उससे हमारा वो डायलेमा नहीं दूर होने वाला है। हमको कभी भी पता नहीं लगेगा कि कौन सा जेन्युइन केस है जिनकी हम मदद कर सकें और कौन सा जेन्युइन केस नहीं है, मतलब किसी को भीख नहीं देनी चाहिए, ये हमें कभी नहीं पता लगेगा। तो डायलेमा वैसे का वैसा ही रहेगा। आप बताइए वैसे इस इशू पे आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो? क्या आप भी इसी डायलेमा को फेस करते हो तो आप क्या डिसीजन लेते हो, किस बिना पर? आगे बढ़े उससे पहले डेट तो आज की देखो 2 मार्च है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। बैगिंग का इशू तो हमने डिस्कस कर लिया दोनों पर्सपेक्टिव से, एथिकल पर्सपेक्टिव से भी और सोशल पर्सपेक्टिव से भी। इसके अलावा 2 और इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो राज्यसभा इलेक्शंस में क्रॉस वोटिंग से संबंधित, और फिर लास्ट में इंडिया का स्टैंड इजराइल और पैलेस्टीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन पर। यह कोट है आज का, द राइट ऑफ एवरी मैन आर डिमिनिश्ड व्हेन द राइट्स ऑफ वन मैन आर थ्रेटन्ड। जब एक पर्सन के राइट्स खतरे में आते हैं ना, तो फिर सभी जो पर्सन्स हैं, सभी जो लोग हैं, उनके जो राइट्स हैं वो भी डिमिनिश हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। कैसे? आपने देखो इससे संबंधित और बहुत सारे कोट सुने होंगे कि इनजस्टिस एनीवेयर इज इनजस्टिस एवरीवेयर, या फिर थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, इसी टाइप का है। इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, इस टाइप का कोट है। इवन ये भी आपने सुना होगा कोट तो, कि अगर मतलब जब इनजस्टिस हो रहा है ना, तो एनमीज के वर्ड्स नहीं सुने जाएंगे, लेकिन उस समय दोस्त चुप रहे, दोस्तों का जो साइलेंस है ना वो हमेशा याद आएगा। ये भी कोट है। अगर एक जगह किसी पर्सन
को चैन पहनाई जाती है तो इसका मतलब अगला नंबर आपका है। मतलब ये तो कोट इस प्रकार से है कि अगर आपके पड़ोसी पर जुल्म हो रहा है और आप चुप हो तो इसका मतलब अगला नंबर आपका है। ऐसा क्यों कहा जाता है? नॉर्मल सी बात है। देखो, सरकार अगर आज किसी पर्सन के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे लगाम लगा रही है ना, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, और सभी लोग चुप हैं, तो सरकार को मोटिवेशन मिलता है कि ये किया जा सकता है, कोई नहीं बोलता है, तो फिर कल को देखो आपका भी नंबर आ सकता है, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे भी सरकार लगाम लगा सकती है। लेकिन किसी भी पर्सन के अधिकारों पे सरकार लगाम लगाती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है, सारे हल्ला करेंगे ना, आवाज उठाएंगे कि आप गलत कर रहे हो, उस पर्सन के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का दमन क्यों कर रहे हो, तो सरकार को समझ में आ जाएगा ये नहीं किया जा सकता। जब भी हम ऐसा करेंगे तो लोग चिल्लाएंगे। समझे कोर्ट का मतलब? अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल आप दे सकते हो। पुलिस का एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि पुलिस किसी भी घर को सर्च करेगी बिना वारंट के, अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो पुलिस को मोटिवेशन मिलेगा, फिर पुलिस कल को ऐसा फिर से करेगी। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, रिसेंटली जो राज्यसभा के इलेक्शंस कंडक्ट हुए ना, इन इलेक्शंस में क्रॉस वोटिंग के इशू से संबंधित है। क्रॉस वोटिंग जैसे देखो, कांग्रेस के एमएलएज ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे दिया या फिर बीजेपी के एमएलएज ने कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दे दिया, तो यह है क्रॉस वोटिंग। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 2 पॉलिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। खास करके देखो, जो इशू इमर्ज होके आया ना, वो इमर्ज होके आया हिमाचल प्रदेश से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 6 कांग्रेस के एमएलएज ने वोट दिया बीजेपी कैंडिडेट हर्ष महाजन को। तो पूरी बारीकियां समझते हैं इस इशू की। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, राज्यसभा के इलेक्शंस में वोट कौन देता है? राज्यसभा के इलेक्शंस देखो इनडायरेक्टली कंडक्ट होते हैं। डायरेक्टली जनता नहीं चुनती राज्यसभा मेंबर्स को, लोकसभा के सदस्यों को डायरेक्टली जनता चुनती है। राज्यसभा के कैंडिडेट्स को कौन चुनता है? स्टेट असेंबली में जो एमएलएज होते हैं ना, वो वोट देते हैं राज्यसभा के इलेक्शंस में, और ये लिखा हुआ है संविधान के आर्टिकल 80 में। अब देखो, परंपरागत रूप से तो ये होता आया है, मतलब 1998 तक तो ना ये होता था, जितने भी राज्यसभा के कैंडिडेट होते थे वो निर्विरोध चुने जाते थे। पता होता था, फॉर एग्जांपल हरियाणा स्टेट असेंबली में कांग्रेस के कितने एमएलए हैं, दूसरी पार्टीज के कितने एमएलए हैं, तो पहले ही पता होता था कि किसका राज्यसभा का कैंडिडेट चुना जाएगा, क्योंकि सबको पता होता है हमारे पास इतने एमएलए हैं तो हमारे इतने राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे। तो 1998 यानी 1998 तक तो देखो ऐसा ही चलता रहा, क्रॉस वोटिंग होती नहीं थी। पहली बार राज्यसभा के इलेक्शंस में क्रॉस वोटिंग हुई 1998 में, जब राज्यसभा के इलेक्शंस के दौरान किसी पार्टी के एमएलएज ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट ना देकर दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया। तब से यह क्रॉस वोटिंग बहुत ज्यादा होने लग गई। इसको रोकने के लिए ना 2003 में ओपन बैलेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। ओपन बैलेट सिस्टम मतलब जैसे देखो, कोई एमएलए राज्यसभा के इलेक्शन में वोट देगा ना, वो अपना जो बैलेट है, अपना जो वोट है, वो पार्टी के एजेंट को शो करेगा वोट देने से पहले कि देखो भाई मैं इसको वोट दे रहा हूं, ताकि पता तो लगे किसने क्रॉस वोटिंग की है। पहले तो पता ही नहीं लगता था, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती थी, समझ में ही नहीं आया कि कौन वोट देके चला गया, मतलब किसने अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट ना देके दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे दिया। लेकिन 2003 में ओपन बैलेट सिस्टम आया तो पता चलने लगा कि किसने अपनी पार्टी को धोखा दिया है और दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया है। अब देखो, आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि सर आप एक बात बताइए, हमने पढ़ा है एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर कोई अपनी पार्टी को वोट नहीं देगा दूसरी पार्टी को वोट दे देगा तो उस पर तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग उसे तो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसकी सदस्यता चली जाएगी। इसका आंसर है नो। नो क्यों? देखो, कायदे से वैसे तो कोई भी एमएलए जब अपनी पार्टी के विरोध में जाके वोट देता है ना, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है 10th शेड्यूल के अंतर्गत। लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने, मैं जजमेंट का नाम आपको बताता हूं, यह है जजमेंट का नाम, कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भैया ओपन बैलेट से वोट हो रहा है राज्यसभा इलेक्शन में, और कोई एमएलए अगर अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट देता है तो
वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया था 2006 में। इसलिए राज्यसभा इलेक्शन में कोई एमएलए अपने पार्टी के खिलाफ वोट देता है ना, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। अब आप एक चीज ये बोलोगे कि सर हमने तो ये सुना है कि परसों हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये 6 जो एमएलएज हैं वो डिस्क्वालीफाई कर दिए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग सकता, राज्यसभा के इलेक्शंस में ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। दूसरा अभी आप ये बोल रहे हो कि स्टेट असेंबली ने इन 6 एमएलएज को डिस्क्वालीफाई कर दिया। फिर कैसे कर दिया, क्यों कर दिया? देखो ध्यान से सुनना, हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली में जो स्पीकर है ना, इन्होंने इन 6 एमएलएज को डिस्क्वालीफाई किया है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाके वोट दिया, इस बिना पर कि इन 6 एमएलएज ने बजट सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। बजट सेशन में जब बजट पास करना था ना, तो उस समय ये मौजूद नहीं थे और व्हीप जारी था। तो इस रीजन को आधार बना के स्टेट असेंबली में स्पीकर ने इन 6 एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया है, ना कि राज्यसभा इलेक्शंस में क्रॉस वोटिंग के इशू को लेकर। यह पॉइंट आप समझ गए? अब कुल मिला के देखो, राज्यसभा इलेक्शंस में जो क्रॉस वोटिंग होती है ना, यह एक बहुत बड़ा लेकुना, आप कह सकते हो लूप होल है। मतलब कायदे से उन एमएलए पर एंटी डिफेक्शन लगना चाहिए जो अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट देते हैं, चाहे वो बीजेपी का एमएलए हो या फिर कांग्रेस का हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट होने नहीं देती, तो कायदे से सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो नोटिस लेकर अपनी उस जजमेंट को कंसीडर करना चाहिए, रिकंसीडर करना चाहिए। क्योंकि मेन पर्पस तो यही है ना, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि राज्यसभा इलेक्शंस में क्रॉस वोटिंग को रोका जाए। क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट करके ओपन बैलेट लाया गया था। लेकिन फिर भी क्रॉस वोटिंग रुक नहीं रही है राज्यसभा के इलेक्शंस में, और ये डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा डाइल्यूट करने वाली चीज है। क्योंकि अब देखो, किसी पार्टी के एमएलए दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देते हैं, तो जाहिर तौर पे कुछ ना कुछ हुआ है ना। अब सीधा शब्दों में बोलूं, या तो उन एमएलए को डराया गया है कि भैया आप अगर हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं दोगे तो आपके खिलाफ हम जांच स्टार्ट कर देंगे, सीबीआई या फिर ईडी की। हो सकता है कि पैसे ऑफर किए हों, और वाइस वर्सा। मतलब अगर कर्नाटक में बीजेपी के किसी एमएलए ने कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दिया है, तो उसको भी फिर डराया धमकाया गया होगा कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में कि हमको वोट दो, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे, या फिर हमको वोट दो, हम आपको पैसे देंगे। वो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी है, एक तरफ डंडा दिखाओ, दूसरी तरफ लालच दो। इसी से तो फिर एमएलए क्रॉस वोटिंग करते हैं, समझ गए? तो फिर डेमोक्रेसी को डाइल्यूट होने से अब रोकने की बारी भी सुप्रीम कोर्ट की है। अभी रिसेंटली हमने देखा कैसे चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शंस में सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने का काम किया। तो उसी प्रकार से अब देखो, राज्यसभा के इलेक्शंस में हॉर्स ट्रेडिंग होती है। इन सब प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो नोटिस लेके या तो अपनी पुरानी जजमेंट को रीइंटरप्रेट करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कुलदीप नैयर वाले केस में कि इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग सकता। अगर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही है तो फिर कुछ और गाइडलाइंस या फिर कुछ और जजमेंट देना चाहिए, ताकि क्रॉस वोटिंग को रोका जा सके और डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जा सके राज्यसभा के इलेक्शंस में भी। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। क्वेश्चन सिंपल था, राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर्स है कौन से मैटर में? बताइए, सोच के बताइए। देखो इस क्वेश्चन का आंसर ना बी है। संविधान को अमेंड करने के मामले में राज्यसभा और लोकसभा की जो पावर्स हैं वो इक्वल हैं। अब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में ये पूछता हूं, और कौन से ऐसे मैटर्स हैं जहां पर राज्यसभा और लोकसभा की जो पावर्स हैं वो इक्वल नहीं हैं? इक्वल हैं वो तो बहुत सारी आप बता दोगे, इक्वल नहीं है। और इस क्वेश्चन का आंसर ना जो मैंने पूछा है वो इसी क्वेश्चन में है जो यहां पे लिखा हुआ है। समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में आप बताइए कौन से ऐसे मैटर्स हैं जहां पे राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स इक्वल नहीं है। फिर देखो, पैलेस्टीन के इश्यू से संबंधित एक आर्टिकल है, हिंदू का ही है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब यूएन में रेजोल्यूशन पास हुआ था ना कि इजराइल और पैलेस्टीन के रूप में 2 देश बनाने हैं, तो उस समय इंडिया ने विरोध किया था। इंडिया ने कहा था कि यार पार्टीशन से हमें इतना नुकसान हुआ है, एक और पार्टीशन को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन
यूएन में रेजोल्यूशन पास हुआ, यानी अलग देश बन गए इजराइल और पैलेस्टीन। हालांकि पैलेस्टीन कभी बन नहीं इसका। तो ना इंडिया ने एक बार इजराइल बन गया तो इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया था, इजराइल को एक्नॉलेज कर लिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं स्टैब्लिश किए इजराइल के साथ में। मीन फाइल देखो, इतने सालों तक इंडिया ने 2 स्टेट सॉल्यूशन का ही समर्थन किया है। फिर 1992 में इंडिया ने इजराइल के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लिए और रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए। आज के समय में इजराइल हमारा बढ़िया डिफेंस और टेक्नोलॉजी वाला पार्टनर है। प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ में केमिस्ट्री अच्छी है। फिर बारी आती है ये 7 अक्टूबर वाली। 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर। शुरुआत में तो इंडिया ने ज़बरदस्त इजराइल का समर्थन किया क्योंकि इंडिया भी टेररिज्म से जूझता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिख दिया साफ साफ कि इजराइल के हम साथ हैं। मतलब वो ट्वीट उन्होंने किया था, काइंड ऑफ एक प्रकार से सपोर्ट ही था इजराइल को। जब इमीडिएटली टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था। लेकिन बाद में देखो इंडिया का ट्रेडिशनल जो स्टैंड रहा है ना 2 स्टेट सॉल्यूशन, उस पे इंडिया थोड़ा सा वापस आया। अब यहां पे ना 2 कंपैरिजन आप देखिए। एक तरफ यूएसए है, यूके है, ये देश हैं जो पूरी तरह से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, पूरी तरह से। दूसरी तरफ ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं, ग्लोबल साउथ में आते हैं ये देश, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इन्होंने पूरी तरह से इजराइल ने जो हमला किया गाजा पट्टी के ऊपर उसे गलत ठहराया। इवन साउथ अफ्रीका तो आपको पता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया। अब तीसरी कैटेगरी इंडिया जैसे देशों की है। इंडिया देखो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से एग्रेसिव हो गया इजराइल के अगेंस्ट, भाई कि जो भी तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम आपके खिलाफ जाएंगे, आपने जो कुछ गाजा पट्टी में किया। नहीं, इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, इंडिया ने यूएस यूके की तरह पूरी तरह से इजराइल के सारे एक्शंस को सपोर्ट किया। इंडिया तीसरी कैटेगरी में आता है। शुरुआत में इंडिया ने समर्थन किया कि इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है। यूएन जनरल असेंबली में अभी तक 5 बार वोट हो चुके हैं। पहली बार तो इंडिया ने एब्सटेन किया था। इंडिया ने कहा था कि जो रेजोल्यूशन आया है इजराइल के अगेंस्ट उसमें हमास के टेरर अटैक का जिक्र नहीं है, इसलिए हम अब एब्सटेन करेंगे। लेकिन बाद में इजराइल के अगेंस्ट जब रेजोल्यूशन आए ना यूएन जनरल असेंबली में, तो इंडिया ने कहीं कहीं पे देखो वोट भी किया है इजराइल के अगेंस्ट कि आप इमीडिएटली सीज फायर करो, ह्यूमन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई हैं। तो इंडिया ने काइंड ऑफ एक प्रकार से ना बैलेंस सा इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, ना तो पूरी तरह से इजराइल के साथ, ना पूरी तरह से इजराइल के अगेंस्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, 12 नवंबर 2023 को ना एक रेजोल्यूशन आया था जिसमें बोला गया था कि ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में, जैसे ईस्ट जेरूसलम में या फिर ऑक्युपाइड सीरियन गोलन में, यहां पर इजराइल की जो सेटलमेंट्स है ना, इनको लेके कंडेम किया गया था रेजोल्यूशन में। और इंडिया ने इस रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट दिया कि हाँ, इजरायली जो सेटलमेंट्स हैं गलत है, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में नहीं होनी चाहिए। 12 दिसंबर को एक और रेजोल्यूशन आया जिसमें इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की बात बोली गई थी और इंडिया ने इसे सपोर्ट किया कि हाँ, इजराइल अब और हमले ना करे, इजराइल इमीडिएट सीज फायर करे। फिर 19 दिसंबर को एक और रेजोल्यूशन आया कि पैलेस्टीन के लोगों के पास में राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, इंडिया ने इसके पक्ष में भी वोट दिया। सबसे बड़ा जो इजराइल का क्रिटिसिज्म इंडिया की तरफ से आया, हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से आया। उन्होंने सीधा सीधा साफ तौर पे बोला कि इजराइल को ना सिविलियन कैजुअलिटीज का ध्यान रखना चाहिए था इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, और अभी भी रखना चाहिए। 30,000 सिविलियंस, मतलब पता नहीं कितने सिविलियंस हैं कितने मिलिटेंट्स हैं, लेकिन 30,000 लोग मारे गए हैं जब से इजराइल ने गाजा के ऊपर अटैक किया है। यूएस यूके ने जो पूरी तरह से आंख बंद करके इजराइल का सपोर्ट किया है ना, उसकी वजह से इजराइल बच गया है। मतलब उस पर कोई सैंक्शन नहीं लगे, क्योंकि हर बार यूएस से यूके बचा लेते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। इसी वजह से अब ना यूएस का भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भैया तुम बड़ी बड़ी बातें बोलते हो ह्यूमन राइट्स की, लेकिन तुम चुप हो, तुम पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर रहे हो, तो इसमें आप भी इन्वॉल्व हो। सिविलियंस की डेथ के जो दाग है ना वो आपके ऊपर भी हैं। राइटर कहते हैं देखो, ग्लोबल साउथ में ना जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें ना अब नाराजगी बढ़ती जा रही है इजराइल के अगेंस्ट और पैलेस्टीन के पक्ष में।
तो इंडिया को ना इन सेंटिमेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंडिया को देखना चाहिए कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स किसके साथ में है, क्योंकि इंडिया आपको पता है एक वर्ल्ड पावर बनना चाहता है। तो इंडिया अलग थलग नहीं चल सकता कि वर्ल्ड में, मतलब ग्लोबल साउथ की लीडरशिप रोल इंडिया अख्तियार करना चाहता है, ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी देश तो इजराइल के अगेंस्ट है और इंडिया अलग से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो उनका व्यू भी इंडिया को देखना चाहिए और उसी हिसाब से इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। आज एक अलग तरह का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। केस स्टडी है मेनली एथिक्स की। एक छोटे से टाउन के आप डीएम हो। रिसेंटली आपको पता लगा कि आपके जिले में ना फूड पॉइजनिंग और डायरिया के जो केसेस हैं ना एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद आपने पाया ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ना वाटर सप्लाई में ना कंटामिनेशन हो रहा है। लोकल जो फूड फैक्ट्रीज हैं वो अपना गलत तरीके से वेस्ट डिस्पोज करते हैं और उसकी वजह से कंटामिनेशन हो जाता है वाटर सप्लाई में। तो ये पता लगने के बाद अब आप डीएम हो, अब आप क्या स्टेप्स लोगे इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, आप बताइए। और क्यों वो स्टेप्स लोगे उसके पीछे का लॉजिक भी बताइए, रीजनिंग भी बताइए। तो ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन आज आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मंडे को मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।